You are in the emergency room and a patient is brought to you who is unconscious. So, what are the possible things you know right now? What can be the cause of unconsciousness? आप इमरजेंसी रूम में हैं, आपके पास मरीज आ जाता है, वो बेहोश है, वो अनकॉन्शियस है। क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या वजह हो सकती है? अभी ऐसे जनरल जितना आपने 12th में पढ़ा है या जितना आप समाज में रहते हैं तो जानते हो, तो उसके हिसाब से क्या क्या हम सोच सकते हैं ये बताइए। शॉक, ओके, व्हाट एल्स? ट्रॉमा, व्हाट एल्स? हाँ, ट्रॉमा में इंजरी, हाँ हाँ, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, दारू पी के हिंदुस्तान में उस हिसाब से, जैसे अमेरिका में दारू पी के लोग मारते हैं। और क्या हो सकता है? कोई पॉइजनिंग हो सकती है ना, उसमें कुछ जहर खा लिया। बीमारियों की बात करेंगे, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से जो एक जनरल दिमाग आपका चलना चाहिए। आई वांट दैट यू शुड स्टार्ट यूजिंग योर कॉमन सेंस एंड रीजनिंग. Knowledge will come, and then your reasoning will become. You will become smart. Okay, with the help of your knowledge and your keen observation. जब आप ध्यान से देखते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और आपके पास उसके पीछे ज्ञान भी होता है, तो ज्ञान और आपका केयरफुल अटेंशन, ठीक है, रीजनिंग, सोचना, दिमाग लगाना, तो आप अच्छा करें। ठीक, तो ये हमारे कारण हो सकते हैं। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है, ड्रग इंड्यूस है, कहीं भी कोई, जैसे मैंने बोला शॉक, किसने बोला था? हाँ, कोई भी शॉक है तो इसमें इंटरनल हेमरेज हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग को हेमरेज भी बोलते हैं। इसी तरह से शॉक और भी वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से जो होता है उसको सेप्टिसिमिक शॉक कहते हैं। ड्रग, कोई ऐसी दवा खा ली, उसमें मेडिसिन, हाँ, घर में लड़ाई हो गई, पूरा पत्ता नीचे गोली का खा गई और आगे क्या करोगे? दिमाग नहीं चलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे खाने नहीं चाहिए, उसे खिला देना चाहिए, उसे नहीं खिलाना चाहिए, अच्छी बात नहीं। वी हैव बेटर सॉल्यूशंस, हमारे पास अच्छे ऑप्शन है। हमेशा जीवन में तुम्हारे पास जब कोई सामने कोई सिचुएशन आती है तो हमेशा सबसे आसान और अच्छा ऑप्शन था, ठीक है। मेडियल स्टेबिलिटी की लड़ाई हो जाए इसी बात, तो अब हम ये देखें कि अच्छा ऑप्शन क्या है, कि मैं इसका सिर तोड़ दूँ या मेरा सिर तोड़ दूँ, ये अच्छा है, या मैं इसको बुरा भला बोलूँ, ये मेरे को बुरा भला बोलूँ, ये अच्छा है, या फिर ये इधर को चले जाए, मैं उधर चले जाऊँ। तो वी शुड चूज बेस्ट ऑप्शन। तो ये आपके कारण हो सकते हैं पॉसिबल। और क्या हो सकता है? ड्रग इंड्यूस। इसके अलावा जो और बीमारी है जो आप भी जान दिमाग लगा सकते हो, जैसे हार्ट अटैक। अभी मैं बहुत ज़्यादा मेडिकल या साइंटिफिक टर्म यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। एक आप जानते हो कि जैसे अभी मैंने बोला नींद की गोली खाने वाला, ये तो पॉइजनिंग में आ जाएगा, मतलब एक तो पॉइजन हो गया, एक ड्रग ओवरडोज भी हो गया, ठीक है। ड्रग यानी मेडिसिन और पॉइजन तो आप जानते हैं कैसे खाने होते हैं। तो इसी तरह से हार्ट अटैक है, उसको MI हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यानी उसको हार्ट अटैक तो समझते हैं ना सर, MI यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन। MI कौन समझते हैं? इसी तरह से कोई बीमारियाँ होती हैं, कोई ऐसी डिसीज़ है जो अल्टीमेटली जो है, ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे डायबिटीज़ है, तो मैं बताऊँगा डायबिटीज़ में कैसे होता है, हाइपरटेंशन है, ठीक है। और तुम ये लिख लेना, आराम से लिखना चाहोगे ये लिख लो, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, शॉक, ट्रॉमा। ट्रॉमा में एक उदाहरण दिया है इंजरी का कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हो गई। वैसे ट्रॉमा के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे चेस्ट ट्रॉमा, एब्डोमिनल ट्रॉमा, कोई भी लिम्ब ट्रॉमा, उसमें अल्टीमेटली आदमी शॉक में जाकर बेहोश हो जाता है, क्योंकि डेथ की पहले की स्टेज होती है कोमा। कोमा के बाद क्या होगा?
इसके पहले आल्टर्ड सेंसरी, आल्टर्ड सेंसेस, मतलब थोड़ा उसको बेहोशी सी छाएगी, चक्कर से आएंगे, फिर वो बेहोश हो जाएगा, फिर अगर उसे सही इलाज नहीं मिला तो डेथ हो जाएगी। तो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इसके भी क्या कारण हो सकते हैं? डायबिटीज जानते हैं वैसे? डायबिटीज किसे कहते हैं? बताओ जल्दी जल्दी, फर्स्ट पता है तो ठीक, नहीं पता है तो नो, नो से हाँ आप बताओ। नो सर, अरे शुगर की बीमारी नहीं जानते हैं? हाँ तो बताओ ना, शुगर की बीमारी क्या होती है थोड़ा सा। हाँ चलो पुराना तुम बताओ शुगर की बीमारी के बारे में। भास्कर जी जानने वाले हो ना? नहीं बढ़ जाता है, डायबिटीज में तो कम ना होता है, कम भी हो जाता है। चलो हाँ, तो क्या क्या होता है, किस वजह से होती है डायबिटीज? शुगर की बीमारी जो है तो इट इज हाई ब्लड शुगर लेवल, it is high blood sugar level because of deficiency of insulin which is produced in pancreas। हमारे अंदर एक ग्रंथि होती है जिसे अग्नाशय कहते हैं, पैंक्रियास कहते हैं, जानते हैं पैंक्रियास नाम सुना है? एक तिल्ली होती है इधर जिसे स्प्लीन कहते हैं, राइट साइड में लीवर होता है और इन दोनों के बीच में ऑर्गन होता है जिसे हम अग्नाशय या पैंक्रियास कहते हैं। अग्नाशय किस किसने नाम सुना है? हाथ खड़ा करो। पैंक्रियास किस किसने सुना है? हाथ खड़ा करो। मैंने नहीं सुना, ठीक है। तो पैंक्रियास होता है और अग्नाशय उसको हिंदी में, वैसे सब हिंदी माध्यम के हैं एक्सेप्ट फॉर दिस फ्रॉम इंग्लिश। ओके, तो डायबिटीज कैसे होगी? इंसुलिन का लेवल नहीं है तो हमने खाना खाया तो वो ब्लड खून में जाकर के शुगर का लेवल उसने बढ़ा दिया, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या करता है? इंसुलिन जो है वो सेल से अपटेक, ये कोशिका है हमारी, याद है इसलिए हमने बताया था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज सेल। सेल से मिलकर बनेगा टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनेगा सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और सारे सिस्टम मिलकर बनाएंगे बॉडी, ठीक है। तो सेल के अंदर जो ये ब्लड वेसल जा रही है, यहाँ से रुधिर वाहिनी जा रही है, इसके अंदर ग्लूकोज आया, सेल ने ग्लूकोज ले लिया, ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम द ब्लड, ये इंसुलिन की वजह से होता है। अब अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड में से जो ग्लूकोज है वो नहीं ले पाएगी सेल, जब नहीं ले पाएगी तो लेवल बढ़ जाएगा। मान लीजिए 100 ग्लूकोज के वॉल्यूम आए, 100 बच्चे हैं, इधर से एक दरवाजा फोड़ के इधर से 50 बच्चे इधर निकाल तो 50 बच्चे, अब दरवाजा तो है नहीं तो 100 के 100 इधर ही रहेंगे, फिर और आएंगे, फिर 100 200 ओवर क्राउडिंग हो, 500 हो जाएगी, यानी पेशेंट की शुगर जो है 500 हो जाती है, पता है कैसे भी हो जाती है, और ज़्यादा हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिक शॉक हो जाता है। पेशेंट को ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया में चला जाता है और पेशेंट बेहोश हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाँ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? हाँ भाई, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? पता नहीं, बैठ जाओ। ग्लाइसीमिया ग्लूकोज, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना, दिस इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, दिस इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया होगा, पेशेंट का शुगर रह जाएगा मान लीजिए 40 50, हाइपरग्लाइसीमिया 300 500 600, दोनों ही कंडीशन में अल्टीमेटली क्या होगा? पेशेंट बेहोश हो जाएगा। अब देखो, अगर हम डायग्नोज ना करें कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है और उसे हम और इंसुलिन लगा दें तो सारा ऑर्डर बढ़ जाएगा, पेशेंट कैसे बचेगा? जबकि उसे ग्लूकोज देने की जरूरत है। तो हाइपोग्लाइसीमिया में भी बेहोश है और हाइपरग्लाइसीमिया में भी बेहोश है। तो इसके लक्षणों के द्वारा हम पता लगा, समझ में आ रही? ज्यादा तो नहीं हो रही, मैं बोलेंगे कि पढ़ाना हाँ ज्यादा तो नहीं हो रहा, समझ आ रहा बच्चों? हाँ ईमानदारी से बता देना जैसे समझ में आ रहा। तो हाइपर हाइपो, आज एक टर्म याद कर लो,
तो आप हाइपर ऊपर, हाइपो नीचे। जैसे आप एक थायराइड, आप एक ग्रंथि होती है, आप जानते होंगे ग्लैंड, थायराइड, थायराइड जानते हैं? हाँ, थायराइड या गले में एक ग्रंथि होती है जो कभी कभी फूल के मोटी हो जाती है, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं, घेंगा रोग। पहले बहुत देखने को मिलता था, पूरा ऐसा मोटा सा निकला रहता था और उसको जो है थायराइड, अब तो पब्लिक बहुत जान गई है, टेस्ट भी करा देता है। तो अगर थायराइड के जो हार्मोन निकलते हैं T3 T4 ये हार्मोन होते हैं थायराइड। और भी होता है DSH थायराइड का होता है। DSH कहाँ से निकलता है? हाँ, बत्ती जल्दी से। तो थायराइड डिसीज में कराते हैं। तो ये जो थायराइड हार्मोन होते हैं, अगर इनका लेवल घट जाए तो बीमारी को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अगर इनका लेवल बढ़ जाए तो बीमारी को कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। याद हो गया सबकी? हाथ खड़ा करो, किस किस का नहीं याद हो? तो हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड का लेवल बढ़ना, हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन का लेवल घटना। ठीक है, तो इस तरह से हमने बताया हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। अब अगर हमारे पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर बढ़ी हुई है, तो हम उसे इंसुलिन लगाएंगे, शुगर कम हो जाएगी, मरीज बचना आ जाएगा, उसकी बातें करने लगेगा। ठीक है, अगर उसका शुगर का लेवल कम है तो हम उसको क्या करेंगे? शुगर चढ़ा देंगे, 25% डेक्सट्रोल लगा देंगे, तो वो थोड़ी देर के बाद आंखें खोल देगा, क्षमा मैं यहाँ हूँ। ठीक है, समझ? अगर उल्टा कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, फिर तो वो बस बोलेगा नहीं। तो ये हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। इसी तरह से एक और वर्ड होता है, आपने सुना होगा, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, टैकीकार्डिया, और एक होता है ब्रैडीकार्डिया। ये भी पता होना चाहिए। टैकी का मतलब हार्ट रेट बढ़ गया, हार्ट रेट अगर बढ़ता है तो टैकीकार्डिया, अगर हार्ट रेट घटता है तो ब्रैडीकार्डिया। ये क्या होता है? हमारे दिल की धड़कन होती है। हाँ, दिल कितनी बार धड़कता है? तुम्हारा क्या नाम है? अंशिका। अंशिका कितनी बार धड़कता है? हार्ट बीट होती है तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। 60 to 90 नॉर्मल होता है, 72 72 पर मिनट। 60 to 90 नॉर्मल। 60 से कम होगा तो ब्रैडीकार्डिया, 90 से ऊपर होगा तो टैकीकार्डिया। अब क्या होगा? सांप आ गया एकदम, डर गए, धड़कन बढ़ 100 हो गया, तो ये क्या हुआ? टैकीकार्डिया। सो रहे हैं आराम से, सुकून से, 80 70 60, अब सो रहे हैं आराम से, ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, तो नॉर्मल अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर घटेगा तो ब्रैडीकार्डिया और बढ़ेगा तो टैकीकार्डिया। तो अब हमारा क्या है? ये सब वर्ड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड बीच बीच में आएंगे। ठीक है, ये हमारे कारण है। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, दारू पी ली, शॉक हो गया उसको, कोई ट्रॉमा पे चोट लगी है, इंजरी है। ट्रॉमा तो अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या जैसे छत से गिर गया बच्चा, छत से गिर जाते हैं लोग, एक्सीडेंट हो जाता है, या लड़ाई हो गई, फाइटिंग एक्सीडेंट, मार दिया, पेट में मार दिया, सीने में मार दिया, तो ब्लंट इंजरी चेस्ट, ब्लंट इंजरी एब्डोमेन, उसी तरह से हेड इंजरी। ठीक है, ट्रॉमा में हेड इंजरी, ब्लंट इंजरी एब्डोमेन, ब्लंट इंजरी चेस्ट। ठीक है, तुम लोग पास करके जा रहे हो, ये वर्ड अच्छे से याद करें। ये नहीं कि वहाँ जाके कह रहे सर हेलो सर, एक पेशेंट आया, पेट में चोट कर देंगे, अटेंडेंस हो जाएगा, ऐसा थोड़ा तो स्मार्टली आदमी को होना चाहिए प्लीज करना। तो आप बोलेंगे ब्लंट इंजरी एब्डोमेन, ब्लंट इंजरी चेस्ट, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। पढ़े लिखे लोगों में अब बहुत सारे तुम लोग काम कर रहे होंगे नहीं, तो उसमें काम करते हैं आप, और जब आप पढ़ लिख के जाते हैं तो उसमें बेवकूफ़ी दिखती है ना, आपको स्मार्टली मैनेज करना चाहिए। तो आपका ये ट्रॉमा हो गया, फिर आपको मैंने बताया पॉइजनिंग हो गया, कारण उसमें कोई जहर ऐसा खा गया, चूहे मार दवाई खा ली, उससे नाक के गेहूँ में रहने वाली गोली खा ली है ना, उठाई, बहुत झगड़ा हो गया यार, बस अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, चल आज के बाद तुझे कॉल नहीं करूँगा, निकाई दी खा ली।
ये सब नहीं चलता लाइफ में मेरे पास, ठीक है। हाँ, ये सब नहीं, ऐसे नहीं जिंदगी चलती। जो तू है बेवफा तो अपना नहीं और सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही, ठीक है बात, टेंशन नहीं लेना। तो लोग खा लेते हैं, जब टेंशन में आते हैं तो क्या करते हैं, गेहूं में रखने की गोली खा लेंगे। बताओ, जानते हैं गेहूं में रखने की गोली क्या होती है? सल्फास, एल्फास, इट इज द मोस्ट डेंजरस पॉइजन। कभी नेवर गो नियर दिस, नेवर। टेंशन है, अपने दोस्त से बात कर लो, अपनी मम्मा से बात कर लो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे कौन प्यार करते हैं? तुम्हारी माँ, ठीक है। माँ से बात करो, मम्मी ये बहुत तंग कर रहे हैं हस्बैंड, क्या करना है इसका, ठीक है, वो तुम्हें सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। अपनी फ्रेंड से बात करो, देखो ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। अपनी लाइफ को खत्म करना, वहाँ चले गए, सेल्फी समंदर के किनारे लगाई सेल्फी और छूट गई, यार ये कोई बात है? ये कोई बात है? हमें संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए हालात से। हमें वी शुड बी स्ट्रांग। और खास तौर से जो मेडिकल पर्सनल होते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, दे शुड बी वेरी स्ट्रांग। हमें मेंटली और फिजिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो आजकल समय ऐसा हो गया, वी शुड बी स्ट्रांग एनफ टू फाइट द एडवर्स सिचुएशन। हम तो लोगों की जान बचाने के लिए हमने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो ये सल्फास बहुत डेंजरस है, कैसे जाता है आदमी, बातें करता करता चला जाएगा तुम्हारे सामने। इतने पेशेंट को मैंने देखा, बचे भी बहुत सारे लोग होते हैं, सेव करते और बहुत सारे लोग खत्म हुए। तो पॉइजनिंग को दिमाग तुम्हारा चलना चाहिए। अगर मरीज बेहोश आया तो एकदम तुम्हारा दिमाग बढ़ना चाहिए। सल्फास पर चूहे मार दवाई, गेहूँ में रखने की दवाई, चूहे मार दवाई। और इसी तरह से ये खेतों में जो छिड़कते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड्स होते हैं, उससे भी इंटॉक्सिकेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ और होती है, धुएं से, स्मोक से भी कई बार जो है कहीं अगर आग लगी है तो स्मोकिंग धुआं होता है, वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ब्रेन का हमारा वो फंक्शन डिरेंज हो जाता है और पेशेंट बेहोश हो जाता है। ड्रग्स के बारे में मैंने बताया, कुछ ऐसे सीडेटिव होते हैं। सीडेटिव किसे कहते हैं? नींद की गोलियाँ, जिनसे नींद आती है उन्हें, उनको हम सीडेटिव कहते हैं। जैसे एनाल्जेसिक किसको कहते हैं? जो हम पेन किलर, जो दर्द के लिए दर्द निवारक दवाई जो हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक कहते हैं। तो ड्रग इंड्यूस यानी कि दवा की वजह से, ड्रग्स की वजह से पेशेंट कोमाटोज हो सकते हैं। हार्ट अटैक हमने आपको बताया, एमआई। हार्ट अटैक क्या होता है? जो हार्ट जो दिल होता है हमारा, हृदय होता है, उसमें कितने चैम्बर होते हैं? कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में? बैठे बैठे बताओ। हाँ, 4 चैम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 एट्रिया। 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। सुना है सबने? हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। देखो ये हार्ट बना है, मैं इसके 4 चैम्बर करते हैं, ठीक है। ये 2 ऊपर वाले क्या हैं? ऑरिकल, एट्रिया या ऑरिकल, और ये है वेंट्रिकल। याद रहेगा सबको। अब राइट साइड का राइट एट्रियम और लेफ्ट साइड का लेफ्ट एट्रियम, और राइट साइड का राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये पूरे शरीर में हार्ट जो पंप करता है, तो ये पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ये मेन वेंट्रिकल होता है। जो हार्ट अटैक होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से होता है, इसलिए पेशेंट को लेफ्ट साइड में दर्द होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जब ये पंप करेगा तो पूरा ब्लड एओर्टा से होकर, एओर्टा नाम सुना है सबने, और पूरे शरीर में चला जाता है। एओर्टा एक धमनी का नाम है जो हृदय से निकलती है। उसी तरह से एक धमनी, एक वेसल होती है जिसे हम वीना केवा कहते हैं। वीनर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, यस प्लीज। वो हृदय के अंदर पूरे शरीर का ब्लड लेकर के हार्ट में लेके आती है, तो उसको हम बोलते हैं वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा।
तो पूरे शरीर से जो ब्लड आता है वो सारा ब्लड आकर के राइट एट्रियम में आ जाता है। ये इंफीरियर वेना केवा है IVC, ये सुपीरियर वेना केवा है SVC। तो वो राइट एट्रियम के अंदर आगे बढ़ता है, सारे शरीर से खून आया इधर से इधर से आया राइट एट्रियम में आया। अब ये वॉल खुलता है और ब्लड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। समझ आ रहा सब? ये इसमें आया, इसमें से ये वॉल लगा है, मैंने दरवाजा लगाया, खुल गया, ये दरवाजा खुला, इसमें आ गया। दिस इज वॉल, हार्ट वॉल। सुनते ना वॉल खराब हो गया, दिस इज दैट वॉल। दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में होता है ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट साइड में होता है बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल। तो ये ब्लड यहाँ पे, अब राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड निकल के पल्मोनरी आर्टरी से चला जाता है फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, और वहां से ऑक्सीजनेट होकर के ब्लड वापस आ जाता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फेफड़े जो है ब्लड को साफ कर देते हैं, ऑक्सीजन भर देते हैं और वो आ जाता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये दरवाजा खुला, इसमें आ गया। उसके बाद जब ये धड़ाक से पंप मारता है एकदम, तो ब्लड निकल के चला जाता है पूरी बॉडी में, और यहाँ हम उसको फील कर सकते हैं पल्स को, ठीक है, यहाँ फील करते हैं, यहाँ फील करते हैं, यहाँ फील करते हैं। तो ये होता है ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियक साइकिल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसको भी तो भाई धड़कने के लिए एनर्जी चाहिए, पैरों को भी चाहिए चलने के लिए, जबान को बोलने के लिए, आंखों को देखने, सबको ब्लड चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज। क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। क्या क्या? ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। तो जो इसकी दीवार है, इसकी भी अपनी आर्टेरियल सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट वॉल। हृदय की दीवार के अंदर भी रुधिर वेसल होती है, ब्लड वेसल होती है, क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी आर्टरी इज द आर्टरी व्हिच सप्लाई द हार्ट वॉल इटसेल्फ। अरे भाई, दिल को भी तो धड़कने के लिए चाहिए ना, तो उसकी अपनी जो आर्टेरियल सप्लाई होती है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी में कई बार धक्का जम जाता है, कई बार वो सिकुड़ जाती है, तो उसकी वजह से जो हार्ट की दीवार है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, तो पेशेंट को दर्द होता है, जिसे दिल का दर्द कहते हैं, जिसे हम एंजाइना भी कहते हैं। एंजाइना सुना? किस किस ने सुना? हाथ खड़ा करो, खड़ा करो, मैं देखूंगा। हाँ, 1 2 3 ने सुना एंजाइना। चार एंजाइना होता है चेस्ट पेन, हार्ट का पेन, दिल का दर्द, ठीक है। अब मेरे पढ़ाने के बाद अगर तुम भूल गए तो तुम बहुत बड़े नालायक है ना, नहीं अच्छी क्या? एंजाइना हार्ट। और जब ये इतना ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी कि दीवार को मिलेगी नहीं, तो दीवार इन्फेक्शन हो जाएगा, मर जाएगा सेल उसकी, ठीक है। इन्फेक्शन, NINFACTION, इन्फेक्शन। तो जो वो हार्ट की जो दीवार है, जब वो इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगी, तो दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक, ठीक है, MI। तो एंजाइना के बाद जो हार्ट पेन है, अल्टीमेटली लीड टू हार्ट अटैक। तो जब सीवियर हार्ट अटैक होगा तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर सब गड़बड़ हो जाएगा और पेशेंट बेहोश हो जाएगा, तो वो तुम्हारा कोमा की स्टेज में आएगा, एंड इट्स ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। अगर ऐसा हो गया है तो फिर इट्स ए वेरी क्रिटिकल कंडीशन। उसके बाद हमने बताया आपको डिजीज के बारे में, डायबिटीज बता दिया मैंने आपको, हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक, कोमा। उसके बाद एक बीमारी होती है हाइपरटेंशन। ये क्या होती है? हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाँ, ब्लड प्रेशर क्या होता है? क्या नाम है तुम्हारा? नसरीन, बताओ ब्लड प्रेशर क्या होता है? बीपी सुना है?
हाँ तो क्या है, अब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ तो बीपी हाई हो गया तुम्हारा, क्या को हाई हो गया? नहीं हुआ हाई। अच्छा डरती नहीं क्यों? हमारे सवाल पूछने से बीपी हाई नहीं हो रहा है, होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? भाई बहनों होता है कि नहीं होता है? होता है, बीपी हाई हो जाता है। क्यों? ये ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड व्हेन इट फ्लोज इन द वेसल। जो भी हमारी आर्टरी है उसके अंदर जिस प्रेशर से ये फ्लो करता है ब्लड, इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, बीपी तो सब जानते हैं। ये दो होते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, बीपी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मेन तो सिस्टोलिक ही होता है। तो जैसे हमने कहा पेशेंट का बीपी 110/70 है, तो यानी कि सिस्टोलिक 110 है और डायस्टोलिक 70 है। जब बीपी बहुत हाई हो जाएगा तो पेशेंट को ब्रेन में हेमरेज हो सकती है, उसके दिमाग की नस पड़ सकती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन हेमरेज। तो पेशेंट बेहोश हो जाएगा। अगर बीपी बहुत लो है, बहुत लो हो गया, पेशेंट शॉक में चला जाएगा, फिर बेहोश हो जाएगा। तो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन। वेरी गुड, तो तुम समझ गए, तुमने बहुत सारा सबक याद कर लिया। क्या टाइम हुआ है? तो हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन समझ गए? आधा घंटा हो गया है, हाफ एन आवर हो गया। तो ये कॉजेस की बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इनको मैनेज कैसे करें। अब पेशेंट आ गया तो खाली सोचते थोड़ी ना रहें, उसका इलाज भी तो करेंगे। तो वो क्या क्या हम करते हैं, ABC, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, किस तरह से मैनेजमेंट होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास। नाउ दिस इज टाइम फॉर क्वेश्चन। आस्क द क्वेश्चन। जो जो समझ में नहीं आई बात पूछो, आई विल एक्सप्लेन। कुछ भी पूछो, सब समझ आ गया? क्वेश्चन पूछा करो, सवाल लिख के रखा करो, कोई चीज़ रह जाए। जैसे अब आई नेक्स्ट टाइम जब हमारी नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो कुछ भी तुम्हें पूछना है तो लिख के रखो, क्योंकि सवाल पूछने से नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, मुझे नहीं आता होगा तो मैं पढ़ के बता दूँगा। हाँ सर, किसी पेशेंट का शुगर लेवल 300 है, उसको इंसुलिन कितना देना है? वेरी गुड क्वेश्चन। अब हम ये ट्रीटमेंट वाली बात आ गई, तो अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि अगर पेशेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग पे है, वो खाने की गोलियाँ खा रहा है, दवा खा रहा है और वो कॉन्शियस है, तो बस हम उसे एक टेबलेट दे देंगे, उसी से कंट्रोल हो जाएगा। इंसुलिन की ज़रूरत नॉर्मली तब पड़ती है जब हम कोई सर्जरी करने जा रहे हैं, तो 10 से 15 मिनट से वो नॉर्मल हो जाएगा अगर 300 करते हैं, और उससे ज़्यादा है तो फिर 20 to 25 मिनट तक 30 मिनट तक दे सकते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट सीरियस इमरजेंसी है, उसको क्रिटिकल कंडीशन है, तो फिर हम उसको ड्रिप में डाल के देते हैं। अदरवाइज अगर इतनी क्रिटिकल नहीं है तो हम यहाँ पे सबक्यूटेनियस प्लेन में अब्डोमेन में ऐसे स्क्रू को उठा के और उसके अंदर लगा देते हैं। इंसुलिन सिरिंज अलग से आती है, 1 ml की सिरिंज होती है, उसमें यूनिट्स लिखे रहते हैं 10, 20, 30, 40, उसमें भर करके 15 to 20 मिनट्स में कंट्रोल हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर अकॉर्डिंगली टाइट्रेट करना। वैसे नॉर्मली 300 से कम, 300 तक, 350 तक, 400 तक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो खाने की गोलियाँ होती है टेबलेट, और इसमें ठीक है। और कुछ कहा? चलो, थैंक यू।